Hello everyone, welcome to EduFin. I am Pankaj Bhatia. I am your guide for today's session. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो समझते हैं कि ये क्या है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पर एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड फर्दर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि कुछ डिफरेंट यूनिक बिजनेसेस पे काम करते हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऐसी कई कंपनीज के अंदर ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है। इस सेशन में हम समझेंगे क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, मिनिमम उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, क्या रेगुलेशंस है, टैक्सेशन है और क्या फी स्ट्रक्चर रहता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की तीन कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी वन जो स्टार्टअप्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, सोशल वेंचर फंड्स में, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। सोशल वेंचर फंड्स जैसे कि कुछ कंपनीज काम करती हैं कार्बन एमिशन की रोकथाम के लिए, उसको कम करने के लिए। कुछ कंपनीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पे काम कर रही हैं, ऐसी कंपनीज में कैटेगरी वन फंड इन्वेस्ट करता है। कैटेगरी टू जो कि रियल एस्टेट में, प्राइवेट इक्विटी फंड्स में और कुछ डिस्ट्रेस्ड एसेट होते हैं जहां पर कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वो कंपनीज ग्रो कर सकती हैं, उनके कॉन्सेप्ट, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बट उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे में कैटेगरी टू ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। कैटेगरी थ्री में जहां पर कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल है, वहां पर कंपनी की इक्विटी बाय करके ये फंड्स जो है काम करते हैं। तो कंपनी की ग्रोथ के लिए और कंपनी के साथ ग्रो करने के लिए ये फंड्स जो है ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये टोटल कितनी बड़ी मार्केट है और इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सन 2023 के एंड तक 1230 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड सेबी के साथ रजिस्टर हुए थे। इन कंपनीज में से 1000 एआईएफ ने 2023 के एंड तक 8.3 ट्रिलियन रुपीस मतलब कि 8 लाख करोड़ रुपए रेज करे। इसमें एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की एक पर्टिकुलर स्कीम में 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं हो सकते। जहां पर 1000 का नंबर टच कर जाएगा वहां पर स्कीम फर्दर इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर देगी। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो एक एचएनआई या एक अल्ट्रा एचएनआई जो है वो 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एंजल फंड जो कि स्टार्टअप्स हैं, जो कि ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं, छोटी कंपनीज हैं, अभी आइडिया सिर्फ सीड हुआ है, वो आइडिया फर्दर ग्रो करेगा, वहां पर कुछ एक्सेप्शंस है और वहां पर ये 1 करोड़ का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये कम हो जाता है। अब हम समझते हैं कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कितने लिक्विड होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उससे कितना इजीली एग्जिट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैक्सिमम स्कीम्स में आप कुछ कभी भी 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 2 साल, 5 साल आपका जब एग्जिट करना हो तब आप एग्जिट कर सकते हैं। बट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में एग्जिट करना उतना इजी नहीं होता। अनडाउटेडली ये लिक्विड होते हैं, यहां से आप एग्जिट कर सकते हो, बट नॉट ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। कैटेगरी वन और कैटेगरी टू एआईएफ जो होते हैं वो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, मतलब कि वो एक इन्वेस्टमेंट विंडो ओपन होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ओपन होती है और उसके बाद जब वो क्लोज हो जाती है तब आप उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और इनके अंदर एक्सपेक्टेशन होती है कि मिनिमम आप 3 साल तक तो इन्वेस्टेड रहें, सो दैट जिन कंपनीज में आगे इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्टमेंट करी है वो कंपनीज जब ग्रो करेंगी देन ओनली वो आपको रिटर्न्स देंगी, ना कि वो आपको डे वन से रिटर्न देंगी। जबकि कैटेगरी थ्री फंड्स जो होते हैं ये ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, कुछ क्लोज एंडेड भी होते हैं बट मेजोरिटी ओपन एंडेड होते हैं, जहां पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फंड स्टार्ट होने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप कुछ एग्जिट लोड देने के बाद उन उन इन्वेस्टमेंट से आप एग्जिट भी कर सकते हो। जो हमने एक इनिशियल स्लाइड में डिस्कशन करा था कि 1000 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ने टोटल 8,33,000 करोड़ रुपए जो रेज करा है, वो उसका एक ब्रीफ स्नैपशॉट है ये, कि किन कंपनीज में उन्होंने आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कमिट करा, किन पर्टिकुलर सेक्टर्स में आगे इन्वेस्टमेंट कमिट करा। जस्ट एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में टोटल कमिटमेंट जो है वो रफली 16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है।
जिसमें से इन्वेस्टर्स ने टोटल 5500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिसमें से इस 5500 करोड़ में से 4800 करोड़ रुपए आगे इन इन्वेस्टमेंट्स को फर्दर एग्जीक्यूट कर दिया है इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने। सो ऐसे ही 1500 करोड़ रुपए सोशल वेंचर फंड्स, 41,000 करोड़ रुपए वेंचर कैपिटल फंड्स, और ऐसे ही सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में ये इन्वेस्टमेंट्स का टोटल नंबर है जो कि इन्वेस्टर्स ने कमिट कर दिया है। अब इसके आसपास कुछ रेगुलेशंस हैं विच आर गवर्न्ड बाय सेबी। सो सेबी ने 2012 में इसके रेगुलेशंस जनरेट करे थे, क्रिएट करे थे, जो कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो लेवरेज नहीं करते, जो एक अनलिस्टेड कंपनी में इक्विटी बाय नहीं करते, उनको सेबी को क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी होती है कि उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट का करंट सिचुएशन क्या है, वो कितना ग्रो करा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट गाइडलाइंस दे हैव इन्वेस्टेड। कैटेगरी 3 जो कि अनलिस्टेड कंपनीज में इक्विटी बाय करती हैं, उनको मंथली बेसिस पे ये डिस्क्लोज करना होता है सेबी को कि उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट करी एंड अंडर व्हाट रेगुलेशंस एंड रूल्स। अब हम इसमें टैक्सेशन समझते हैं कि कैटेगरी 1, 2 और 3 में टैक्सेशन क्या है। सो कैटेगरी 3 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है इसके ऊपर जो टैक्सेशन होता है, ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्स पे करना होता है, ना कि इन्वेस्टर को जिसको रिटर्न्स मिल रही है। तो कैटेगरी 3 में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो 15% होता है, प्लस उस पे 15% का सरचार्ज लगता है। सो रफली 18% ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को उस व्हीकल को पे करना होता है, चाहे उसके अंदर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आए, इक्विटी पे, डिबेंचर्स पे, कई बार कंपनीज ट्रेड करती हैं फॉर सम गेन्स, या अगर कोई डिविडेंड भी पे करता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो कैटेगरी 3 फंड को वो टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 10% है और उसके ऊपर 15% का सरचार्ज है, सो दैट कम्स टू 11.9%। ये दोनों जो टैक्सेशन है ये इक्विटी से रिलेटेड, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के केस में एप्लीकेबल है, जो कि नॉन इक्विटी के केस में ये 20% हो जाता है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, और उसके ऊपर 15% का सरचार्ज, सो टोटल कम्स टू 24% रफली। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में जो टैक्सेशन होती है ये इन्वेस्टर पे करता है गवर्नमेंट को, ना कि फंड पे करता है। सो इसमें जो भी टैक्सेशन होगा जो एक इंडिविजुअल या एक कंपनी या एक ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होगा, वो अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करेगा। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर फी स्ट्रक्चर क्या होता है। जो फंड होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, वो आपसे कितना फीस चार्ज करता है। सो ये फंड टू फंड वेरी करता है, हर फंड का अपना एक डेफिनेशन है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और वो उसके हिसाब से एक फीस चार्ज करते हैं। वो एक मैनेजमेंट फीस होती है, साथ में एक फिक्स फी होती है जो कि वो रिटर्न्स पे भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर एक वो पर्टिकुलर फीस पे चार्ज करते हैं, और एक हर्डल रेट होता है। मतलब कि अगर एक कंपनी ने आपको एक एक्स रिटर्न जनरेट करके दी, जस्ट एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए एक फंड में इन्वेस्ट करे, अगर उस फंड ने आपको 12% या 15% एज डिफाइंड बाय दैट पर्टिकुलर फंड, अगर उन्होंने उससे ऊपर जो भी रिटर्न जनरेट कर दी, तो उसमें से वो आपसे एक पर्टिकुलर परसेंटेज चार्ज करेंगे, जो कि नॉर्मली इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से 15 से 20% होती है। सो एग्जांपल, एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रिसीव करी, एक फंड ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रिसीव करी, उसके ऊपर उसने आपको 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया, जो कि 15% से ऊपर उसकी कमिटमेंट के हिसाब से 15% से ऊपर अगर वो आपको रिटर्न जनरेट करके देगा तो वो आपसे एक हर्डल चार्ज करेगा। मतलब कि रिमेनिंग 15% पे वो आपसे 20% चार्ज करेगा, और बाकी रिटर्न वो आपको दे देगा। I hope this clarifies. Do follow us on YouTube. Thank you.